नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, उसने पूरे देश को और सनातन समाज को और देश में जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन सबको एक मौका दिया। इसमें सरकार को भी मैं शामिल करता हूं। सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को और उस विचार के समर्थक सभी लोगों को एक मौका दिया है कश्मीर की मूल समस्या को पहचानने का। और जब तक आप समस्या का मूल नहीं समझेंगे तब तक आप उसका कोई निराकरण कर नहीं सकते हैं। अगर आप रोग की जड़ को नहीं जानते हैं तो आप केवल लक्षणों का इलाज कर सकते हैं, जो कश्मीर में पिछले 77 साल से हो रहा है। तो कश्मीर की समस्या का मूल क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि अभी जो वातावरण है वहाँ पर बहुत से लोग हैं हम में से जो उससे बड़े प्रभावित हो जा रहे हैं। कि देखिए, कैंडल मार्च निकला। एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि 2016 को याद कीजिए जब बुरहान वानी के जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी, और आज याद कीजिए 2025 में जब कैंडल मार्च निकल रहा है पहलगाम की घटना के विरोध में। अब यही ये सबसे बड़ी गलती है जिसको कहते हैं घात लगाकर हमला करना। ये उस तरह का है। कैंडल मार्च करने वालों का चित्र अगर आपने देखा हो, वीडियो देखा हो, किसी एक चेहरे पर आप दिखा दीजिए कि दुख के, आक्रोश के या जो है इस घटना से व्यथित होने के लक्षण दिखाई दे रहे हो। ज़्यादातर लोग उसमें मुस्कुराते हुए नजर आएंगे आपको। लेकिन इस घटना को छोड़ दीजिए, हम तो मूल की बात कर रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या की शुरुआत बहुत पीछे अगर न भी जाएं तो केवल राजा हरि सिंह के समय से शुरू करें तो कश्मीरियों को समस्या ये थी कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और इसका राजा हिंदू है। लेकिन उन्हीं कश्मीरियों को या उनका समर्थन करने वाले मुसलमानों को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था कि हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों हिंदू बहुल इलाके थे और दोनों की जो रियासत है, दोनों का जो शासन है वो मुस्लिम शासकों के हाथ में था। तो इससे आप मानसिकता को समझिए कि हिंदू बर्दाश्त नहीं है। ये इस बात को गांठ बांध लीजिए, तब बात को आगे समझने में मदद मिलेगी। हिंदू, फिर कश्मीर पर जब आप आते हैं, विभाजन के बाद की बात कर रहे हैं, तो विभाजन के बाद की बात करें तो हिंदू और भारतीय ये दोनों पर्यायवाची बन जाते हैं उनकी नज़र में। उनको न तो हिंदू बर्दाश्त है न भारतीय बर्दाश्त है। हिंदू बोलने में उनको समस्या ये है कि उनको फिर हिंदू मुस्लिम का मामला हो जाएगा और उनको सांप्रदायिक कहा जा सकता है। लेकिन भारतीय कहने पर बात बदल जाती है। और भारत में भी ऐसे लोगों की तो कमी है नहीं जो जिनका मानना है कि हमने कश्मीर पर जबरन कब्जा कर रखा है सेना के जरिए। ऐसे लोग हमारे यहाँ बुद्धिजीवी कहलाते हैं, उनका सम्मान होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सम्मान मिलता है। तो ये जो भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं, इनको जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक कोई स्थिति में बदलाव नहीं होने वाला। पिछले 11 साल में जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, और पिछले 6 साल में, लगभग 6 साल होने जा रहा है, अगस्त में 6 हो जाएंगे 5 अगस्त को, जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया गया, अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया, तब से अब तक सरकार हजारों करोड़ रुपए कश्मीर के विकास पर खर्च कर चुकी है। सड़कों का निर्माण हो रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, पुल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे नेटवर्क पहुंच रहा है। कुछ दिन में आप जो है दिल्ली से श्रीनगर ट्रेन से भी जा सकेंगे, ये स्थिति आने वाली है। और उसके अलावा विकास की तमाम परियोजनाएं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो या दूसरी परियोजनाएं हों, तरह तरह के निवेश को न्योता देने की परिस्थिति बनाने की कोशिश, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद पहलगाम हुआ। इसलिए सोचने की ज़रूरत है कि कश्मीर की समस्या विकास नहीं है। और एक वीडियो में मैंने पहले कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि आप विकास करके जिहाद से नहीं लड़ सकते। इसका आपके पास प्रमाण है नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है भारत सरकार ने और जिसमें विजय हासिल की है। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं।
जिन लोगों का मकसद कुछ और है उनको विकास से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको विकास की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम ये सोचकर काम करते हैं, विकास की नीतियाँ, विकास के कार्यक्रम, परियोजनाएं चलाते हैं कि इससे माहौल बदल जाएगा, उनका मन बदल जाएगा, तो वो नहीं होगा। तो समस्या, पहली जो मूल समस्या है मेरी नज़र में वो ये है कि कश्मीर का भूभाग भारत के साथ है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद जितनी भी बाधाएं थी, जो भी सवाल थे, सब खत्म हो चुके हैं। कश्मीर का भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेशन, एकीकरण हो चुका है। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में भी उसी तरह से लागू होता है जैसा देश के बाकी राज्यों में लागू होता है। लेकिन कश्मीर, और जब कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ तो केवल कश्मीर इसीलिए जम्मू कश्मीर नहीं कह रहा हूँ, मैं घाटी की बात कर रहा हूँ। वहाँ के लोगों के मन में पाकिस्तान बसता है, भारत नहीं बसता उनके मन में। इस बात को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम कोई बदलाव ला नहीं सकते। उनके लिए प्राथमिकता पाकिस्तान है। और आम लोगों से बात कर लीजिए और आम लोगों को छोड़ दीजिए, राजनीतिक लोग जिनके बयान देश में और दुनिया भर में चलते हैं, ये जो परिवार हैं, अब्दुल्ला परिवार है या मुफ्ती परिवार है या फिर कांग्रेस का परिवार है, इन सब लोगों के बयान देखिए। ज़रा सा भी कुछ कश्मीर में होता है, आतंकवादी घटना होती है और कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। कौन है पाकिस्तान? पाकिस्तान से क्यों बात करो? पाकिस्तान के प्रति आपका ये प्रेम क्या बताता है? क्यों आप कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़कर देखते हैं? सिर्फ एक ही जुड़ाव है जिसके बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। एक ही मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से को पाकिस्तान ने धोखे से चुरा लिया है वो लौटा दे, यानी पीओजेके। और इसमें पीओजेके की बात होती है तो इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी आता है। इसके अलावा कोई पाकिस्तान से कश्मीर का रिश्ता नहीं है। लेकिन ये हम आप मानते हैं, जो घाटी के लोग हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। अब आप देखिए किस तरह की चीज़ें हुई हैं पिछले 77 साल में। अभी शुक्रवार की ही घटना है, सुप्रीम कोर्ट ने 6 लोगों के एक परिवार को पाकिस्तान डिपोर्ट करने से पर रोक लगा दी। ये परिवार है सीआरपीएफ के एक जवान की पत्नी का। उसकी शादी हुई है पाकिस्तानी महिला से और ये शादी भी व्हाट्सएप पर वीडियो पर हुई है। उसको डिपोर्ट किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उस पर कि उसमें मानवीय पहलू खोजा जाने लगा। दूसरा एक परिवार जो 6 लोगों का मैंने बताया, उनका कहना है कि 1997 में वो पीओके से भारत आए, उनके पिता आए और उसके बाद उनका पूरा परिवार 2020 में आया। अब वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास आधार कार्ड भी है, उनके पास पासपोर्ट भी है। तो अब आप सोचिए कि देश में कैसे ये जो है दस्तावेज बनते हैं। जब रोहिंग्याओं के बन जाते हैं तो जो जम्मू कश्मीर में 20-25 साल से रह रहा है उसके लिए बनवाना क्या मुश्किल है। और उन्हीं दस्तावेजों को आधार बनाकर अदालत का ये कहना है, पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इनके पास दस्तावेज दिखाई दे रहे हैं, जब तक उनकी जांच नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जब तक उन दस्तावेजों की जांच नहीं हो जाती तब तक इनको डिपोर्ट न किया जाए। अब देखिए ये मामला जब आया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ने कहा कि इनको पहले स्थानीय प्रशासन के पास जाना चाहिए था, लेकिन इनकी पहुंच सीधे सुप्रीम कोर्ट तक है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है। क्या एक गरीब आदमी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इसी तरह से खुल जाते हैं? नहीं खुलेंगे, क्योंकि गरीब आदमी के पास बड़ा वकील नहीं मिलेगा। इन लोगों को बड़े वकील मिल जाते हैं, ऐसे वकील जो लाखों में फीस लेते हैं, या ऐसे वकील जो कौम के प्रति डेडिकेटेड हैं। पैसे से ज़्यादा उनके लिए उनका मजहब महत्वपूर्ण है, ऐसे लोग मिल जाते हैं। गरीब आदमी को ऐसा दोनों तरफ से वो मार खाता है। लेकिन आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब आप बताइए कि इस समय चर्चा हो रही, अभियान चल रहा है। चर्चा क्या हो रही है? अभियान चल रहा है ओवरग्राउंड वर्कर्स की, OGWs की। ये जो घटना पहलगाम की हुई उसमें OGWs का बड़ा हाथ है, उनका बड़ा रोल है। ओवरग्राउंड वर्कर्स मतलब ये एक टर्म दी गई है
ताकि सीधे सीधे ना बोलना पड़े। ये दरअसल कश्मीर घाटी के रहने वाले मुसलमान हैं जो आतंकवादियों को शरण देते हैं, उनको मदद देते हैं, उनको घुसने में मदद देते हैं, उनको आतंकवाद की घटना करके निकल जाने में मदद करते हैं। जब तक निकल नहीं पाते तब तक उनको रसद पानी हर तरह की मदद करते हैं। तो सवाल ये है कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि कश्मीर घाटी में जो मुसलमान रह रहे हैं उनमें कितने ऐसे लोग हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर नहीं हैं। यही लोग तो थे जो पथराव करते थे, यही लोग तो थे जो आंदोलन के कैलेंडर को फॉलो करते थे, यही लोग हैं जो आतंकवादियों के जनाजे में लाखों की संख्या में शामिल होते हैं। और ज़्यादा दूर क्यों जाए, 2024 का लोकसभा चुनाव, इंजीनियर राशिद जेल से चुनाव जीत जाता है और 11 साल तक तन मन धन से समर्पित होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी एक विधायक का भी चुनाव नहीं जीत पाती घाटी से। तो क्या बदला है? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बदला है और मेरे हिसाब से कुछ बदलेगा भी नहीं, क्योंकि समस्या, फिर कह रहा हूं, विकास नहीं है। समस्या ये नहीं है कि कश्मीरी अपने को अलग थलग महसूस करते हैं, बल्कि अलग थलग कौन महसूस करता है? वो कहाँ थे कश्मीरियत और इंसानियत की बात करने वाले जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को निकाला जा रहा था, उनके घर जलाए जा रहे थे, घर पर कब्जा हो रहा था, हत्या हो रही थी, बलात्कार हो रहा था, तब ये कश्मीरियत और इंसानियत क्या थी? असली कश्मीरियत वही थी जो 1990 में दिखी। और कश्मीरियत का वो मिजाज अब भी बना हुआ है, वो स्वभाव अब भी बना हुआ है। केवल समय के साथ जिस तरह से केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, जो कुछ जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हुआ है, विशेष दर्जा खत्म करना, उसको यूनियन टेरिटरी बनाना, इन सब के कारण उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है। मन नहीं बदला है और मन उनका बदलेगा भी नहीं। मन तो जिनको राजनीति करनी है, ये अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और ये कांग्रेस का परिवार, इनका मन नहीं बदला है, इनमें कोई बदलाव नहीं आया। ये आज भी पाकिस्तान के समर्थन की बात करते हैं, पाकिस्तान से बातचीत की बात करते हैं, पाकिस्तानियों को भारत से निकालने जाने पर इनको दर्द होता है। ये वही लोग हैं जिनको लाखों कश्मीरी पंडितों के निकाले जाने का आज तक कोई दर्द नहीं हुआ। इन्होंने आज तक कोई मांग नहीं की कि कश्मीरी पंडितों के जो घर जलाए गए उनका पुनर्निर्माण हो, जिन घरों पर कब्जा किया गया उनको वापस किया जाए, इसकी मांग की क्या? अगर ये मांग उठती और कश्मीरी पंडितों को फिर से बुलाने का काम कश्मीर के मुसलमान करते तो मैं मानता कि कुछ बदलाव आया है। सवाल यह है कि समस्या की जड़ क्या है और उसका निदान क्या है। समस्या की जड़, वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो है डेमोग्राफी। जब तक डेमोग्राफी नहीं बदलेगी, जनसांख्यिकी नहीं बदलेगी, जब तक कश्मीर मुस्लिम बहुल रहेगा तब तक वहाँ कोई बदलाव नहीं आ सकता। आप सोने की सड़कें बना दीजिए, चांदी के घर बना दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। सब कुछ मुफ्त में दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सेना को हटा लीजिए, आप सुरक्षा बलों को हटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाखों करोड़ों की संख्या में पर्यटक जा रहे हैं तो किसकी आमदनी बढ़ रही है, किसकी आजीविका चल रही है? उन्हीं कश्मीरी मुसलमानों की, जो हिंदुओं के मारे जाने पर जिनको कोई अफसोस नहीं है। हिंदुओं का मारा जाना उनके लिए कोई बड़ी घटना नहीं है। उनको दुख सिर्फ इस बात का है कि इस घटना के कारण उनके धंधे पर असर पड़ेगा, उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा। अगर उनको ये गारंटी हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धंधा पहले जैसा चलेगा, पर्यटक पहले जैसे आते रहेंगे, तो ये अफसोस का जो दिखावा है वो भी नहीं होगा। तो सवाल ये है कि डेमोग्राफी बदले कैसे? इसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा जो है अनुच्छेद 370 और 35 से था, वो मोदी सरकार ने हटा दिया।
तो रास्ते का जो एक रोड रोलर की तरह रोड़ा खड़ा था उसको हटा दिया है, किनारे कर दिया है। तो अब रास्ता खुल गया है। इसका ये मतलब नहीं कि रास्ता खुल गया है तो उस पर लोग चलने लगेंगे। अब उसके लिए बहुत सारे, एक साथ बहुत सारे कदम उठाने होंगे। और जो सरदार पटेल ने एक समय सुझाव दिया था आज़ादी के बाद, मुझे लगता है कि उस पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा था कि घाटी में, जम्मू कश्मीर में, उनका मतलब घाटी से ही था कि जो हमारे सुरक्षा बलों के और सेना के रिटायर्ड लोग हैं, उनमें से जो लोग बसना चाहते हैं उनको बसाया जाए और उनको प्रेरित किया जाए कि वो यहाँ बसें। उससे दो लक्ष्य जो है पूरे होते हैं। एक, सुरक्षा की दृष्टि से इलाका ज़्यादा सुरक्षित होगा, राष्ट्रवादी और भारत से प्रेम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। दूसरा, डेमोग्राफी बदलेगी। अब ज़मीन खरीदने पर जम्मू कश्मीर में कोई संवैधानिक रोक नहीं है, तो बाहर से लोग जाकर बस सकते हैं, लेकिन जब तक सुरक्षा का वातावरण नहीं होगा कौन जाना चाहेगा। और सुरक्षा का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी सरकार पर है। जब तक कश्मीरी पंडित घाटी नहीं लौटते तब तक आप मान के चलिए कि कश्मीर में कुछ नहीं बदला है। जो पीढ़ियों से रहे हैं, जिनके वहाँ पैतृक आवास हैं, ज़मीनें हैं, संपत्ति है, अगर वो लौटने को तैयार नहीं हैं तो आप समझिए, वो उन्होंने तो देखा है, भुगता है। पड़ोस में जिसके घर रोज़ आना जाना था, खाना पीना था, उन्हीं लोगों ने आतंकवादियों को उनका पता बताया, उन्हीं लोगों ने आतंकवादियों को भेजा और उन्हीं लोगों ने आतंकवादियों की मदद की, उनकी हत्या में, महिलाओं के बलात्कार में, घर जलाने में, घर पर कब्जा करने में। कितने ऐसे कश्मीरी हैं घाटी में? कश्मीरी, मेरा मतलब अब तो हिंदू तो बचे नहीं, तो केवल एक ही कौम बची है, मुसलमान, जिन्होंने ये घोषणा की हो कम से कम 370-35 ए के हटने के बाद कि कश्मीरी पंडितों की जितनी संपत्ति है हम छोड़ रहे हैं, वो आएं और इस पर अपना कब्जा ले लें, या जो कब्जा नहीं लेना चाहते हैं वो सरकार के अधीन हो जाए। कोई एक भी सामने आया है कि हमने ये कब्जा कर लिया था 1990 में, हम इसको छोड़ने को तैयार हैं? तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कश्मीरी पंडित लौट कर जाएंगे? तो डेमोग्राफी बदलने के लिए, अब ये डेमोग्राफी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात बदल जाए। ऐसा नहीं है कि जो किसी एक सरकारी आदेश से बदल जाए। वोटर लिस्ट में बदलाव करने की भारत सरकार ने कोशिश की कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा बलों के कर्मचारी वहाँ पोस्टेड हैं 1 साल से ज़्यादा से समय से, और इसके अलावा निजी कंपनियों के जो कर्मचारी वहाँ 1 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं, वो वोटर बन सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। ये एक अच्छी पहल थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी समस्या इस रास्ते में, बल्कि बहुत बड़ी समस्या, अदालतें हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, देश की एकता और अखंडता का मामला है। अदालतों को इससे दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। सरकार जो कदम उठा रही है, अगर पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा रहा है तो किसी भी कोर्ट को, चाहे वो स्थानीय कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इस मामले में सुनवाई क्यों करना चाहिए? ये सवाल हर भारतीय के मन में है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को इसके बारे में सोचना चाहिए। संविधान के मुताबिक चलना अच्छी बात है, चलना ही चाहिए, लेकिन संविधान के मुताबिक चलने का मतलब नहीं है कि केवल शब्दों के मुताबिक चलें, उसकी भावना के मुताबिक भी चलने की ज़रूरत है। क्या संविधान की भावना ये कहती है कि देश को तोड़ने वाले तत्वों का संरक्षण किया जाए, देश विरोधी तत्वों का बचाव किया जाए, जो इस देश को अपना मानते ही नहीं, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ की नागरिकता लेने का प्रयास भी नहीं किया और पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ी भी नहीं? उनको अच्छी तरह से मालूम है कि भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप का कानून नहीं है, यानी एक साथ आप 2 देशों के नागरिक नहीं हो सकते।
फिर भी उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं छोड़ी। इसका मतलब भारत से उनका लगाव नहीं है। तो घाटी में जो लोग हैं मुस्लिम समाज के, पाकिस्तान उनकी पसंद है, भारत उनकी मजबूरी है। ये बात जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, जब तक आम लोग नहीं समझेंगे, आम लोगों से मेरा मतलब कश्मीर के आम लोगों से नहीं है, वो तो नहीं समझेंगे, उससे बाहर देश के लोगों की बात कर रहा हूँ। जब तक राजनीतिक दल नहीं समझेंगे, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है इस स्थिति को बनाए रखने में, और जब तक सरकार नहीं समझेगी, तब तक स्थिति बदलने वाली नहीं है। इस सरकार ने, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत बड़ा काम किया है अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर। कश्मीर के इंटीग्रेशन की दिशा में बहुत बड़ा कदम, बहुत साहसिक कदम, और बल्कि मैं कहूँगा क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसकी हिम्मत 77 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई। कुछ की नीयत नहीं थी करने की और कुछ की हिम्मत नहीं थी। इस सरकार की नीयत भी थी और हिम्मत भी थी, इसलिए इसने करके दिखा दिया। अब अगले कदम की ज़रूरत है। अगर हम ये मानकर संतुष्ट हो जाएंगे कि ये जो कर दिया वो काफ़ी है, तो फिर हम गलतफहमी में हैं। इस स्थिति में कोई सुधार नहीं होने वाला। ये कदम जो सरकार ने उठाए हैं, उसने एक नई चुनौती पेश की है, जो एक नया अवसर दे रहा है। देश के साथ कश्मीर के इंटीग्रेशन के बाद अगला कदम डेमोग्राफिक चेंज का होना चाहिए। और फिर कह रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कोई 1-2 दिन में या 5-10 साल में नहीं होने वाला है। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये लंबा प्रोसेस पूरा तभी होगा जब इसकी शुरुआत करेंगे, और कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। उन लोगों के कहने में मत आइए कि क्या होगा अगर 10,000, 20,000 या 50,000, 1 लाख लोग जाकर बस जाएं। छोटी से छोटी शुरुआत एक दिन बड़ा रूप लेती है। सवाल ये है कि हमारा दूरगामी लक्ष्य क्या है। अगर आज हम तय कर लें कि कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलना हमारा लक्ष्य है, तो उसके लिए जितने भी ज़रूरी कदम हो सकते हैं सब उठाए जाने चाहिए। स्थानीय लोगों को रोज़गार देना अच्छी बात है, लेकिन बाहर से लोगों को ले जाकर भी रोज़गार देना चाहिए। रोज़गार दें, उनको वहाँ बसने में मदद करें, और भारत में ऐसे लोगों की संख्या लाखों में मिलेगी जो इसके लिए तैयार होंगे। सवाल उनकी पहचान करके उनको वहाँ पहुँचाने और उनकी मदद करने की ज़रूरत है। सरकार उनके साथ खड़ी नज़र आए, उन पर जब संकट आए तो उनके बचाव में सरकार नज़र आए, क्योंकि घाटी में जो कश्मीरी है उसका दिल नहीं बदलने वाला। वो पक्का हो चुका है। उसको लगता है कि पाकिस्तान उसका हितैषी है, वो पाकिस्तान को बिलोंग करता है, वो भारत को बिलोंग नहीं करता है। अभी कुछ साल पहले तक, 370 हटने से पहले तक, हालांकि आप बोलते नहीं हैं, उससे पहले तक तो जो भी कश्मीर के बाहर से जाता था उसको कहते थे इंडियन है, इंडिया हमारे साथ ऐसा कर रहा है। अपने को भारत का हिस्सा मानते ही नहीं थे। तो हमेशा सरदार पटेल का एक वाक्य याद रखिए कि भाई एक रात में ऐसे कैसे दिल बदल गया। तो 370-35 से हटने से एक रात में दिल नहीं बदल गया, उनका रणनीति बदल गई। और ज़रूरत हमको रणनीति बदलने की है, और रणनीति बदलने के लिए ज़रूरी है, उसका जो ब्रह्मास्त्र हो सकता है वो है डेमोग्राफिक चेंज। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन अगर आज ठान लें तो एक दिन ज़रूर हो जाएगा। हम ये मानकर चलें अगर कि ये काम हम आज के लिए, वर्तमान के लिए नहीं कर रहे हैं, भविष्य के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। जो शीशम देवदार के वृक्ष लगाते हैं उनको मालूम है कि वो अपने जीवन काल में इसका जो है लाभ नहीं उठा पाएंगे, वो अगली पीढ़ी के लिए करके जाते हैं। तो कश्मीर में डेमोग्राफी बदलना इस देश की एकता, अखंडता,
इस देश की आंतरिक सुरक्षा आने वाली पीढ़ियों की दृष्टि से अत्यावश्यक है। इसका कोई विकल्प नहीं है, इसके बिना कोई सुधार हो नहीं सकता है। तो सुधार अगर कश्मीर में करना है तो सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रोजेक्ट यही होना चाहिए, डेमोग्राफिक चेंज के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका हल जो है किसी एक बैठक में निकल जाएगा या एक किसी सभा में निकल जाएगा। इसके लिए सरकार को एक बड़े ब्लूप्रिंट पर, एक बड़ी योजना पर काम करना पड़ेगा। और इस सरकार में नियत और हिम्मत वाले लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। इस सरकार में ऐसे लोग हैं जिनकी क्षमता है ऐसा करने की। और सबसे बड़ी बात है कि जो वैचारिक रूप से इससे सहमत हैं, ऐसे लोग इस सरकार में हैं जिनको लगता है कि ये होना चाहिए। और जहाँ तक आगे आ गए हैं, जितना काम कर दिया है, आप समझिए कि खेल के लिए पिच तैयार कर दी है। अब आपको खिलाड़ियों को उतारने की ज़रूरत है। अगर खिलाड़ी नहीं उतारेंगे तो पिच चाहे आपने जितनी अच्छी बनाई हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो फिर उसी हालत में पहुंच जाएगी कुछ दिन बाद अगर उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो क्या हम, आप और हमारी सरकार इस बात को समझेंगे और समझकर इसके हल का उपाय निकालने का प्रयास करेंगे, शुरुआत करेंगे? मैं केवल शुरुआत की बात कर रहा हूं। अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये बहुत कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो तत्काल होने वाला है। बहुत लंबे समय का प्रोजेक्ट है, लेकिन देश को बदलने में लंबा समय ही लगता है, समाज को बदलने में भी लंबा समय लगता है। ये इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है, 2 मिनट नूडल भी नहीं है कि जो फटाफट तैयार हो जाए। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बात समझकर हम कदम उठाना आज शुरू करेंगे तो मैं ये टाइम फ्रेम तो नहीं बता सकता कि कब तक हो जाएगा, लेकिन ये परिवर्तन जो है इस सरकार के सत्ता में रहते, अभी लंबे समय तक रहने वाली है, रहते हुए दिखाई देने लगेगा। उसके अंकुर फूटते हुए दिखाई देने लगेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।